हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जो कि मानचित्र है। इसके पहले का 3 चैप्टर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग मानचित्र के बारे में अधिक समझ विकसित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसका ये फोर्थ चैप्टर है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसा इस ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह की पर खींचा गया चित्र, या जैसे कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए होता है। जैसे कि कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र के कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्यों को हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तब हम एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार का तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों का पर आधारित होता है। जो मानचित्र से ग्लोब पर एक अपेक्ष है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ये एटलस विभिन्न प्रकार के तथ्यों तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई माप पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ जैसे मानचित्र में विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाली मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये भौतिक मानचित्र होती है। राजनीतिक में आपको नगर, राज्य, शहर तथा गांव के विश्व के विभिन्न देशों के तथा उनके राज्यों के और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्रों की राजनीतिक मानचित्र होती है, जिसे हमने बनाया और जिसे भगवान ने बनाया वो भौतिक मानचित्र होता है। थीमैटिक मानचित्र होते हैं जो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क के मानचित्र, ये सड़क कैसे जाती है। H4 हो गया, तो इस ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। बहुत से NH48 हो गया, बहुत से ऐसे नेम से जो नेशनल हाईवेज है उनके बारे में जो जानकारी देती है वो थीमैटिक मानचित्र होती है। जैसे वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग मानचित्र का वितरण दर्शाना इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाने, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि इस स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी से व्यक्त करती है। मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर को व्यक्त किया 1000 किलोमीटर से, तो अगर 1 सेंटीमीटर से कहीं पे भी डिस्टेंस आपको दिखे या 5 सेंटीमीटर का दिखे तो मतलब 5000 किलोमीटर होता है। ये कागज पर व्यक्त करने का सीधा और सरल तरीका माना जाता है। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में पर हम 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इससे अभिप्राय हुआ कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर। इस प्रकार के पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिशा दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं।
जब बड़े क्षेत्रफल के भागों में जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोगों के छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, मतलब 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे आपको गांव या शहर को कागज पर दिखाना है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अभी देख सकते हैं खेल का मैदान, पेड़, कुआं, पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, दुकान, ऐसे अगर एक ही दर्शाया जा कोई दिखा रहा है कि कितने मीटर में है और क्या किस कितने मीटर में है। दिशा, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ठीक है, जिसका जिसके ऊपर अक्षर में उत्तर मतलब ऊ लिखा है, मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस उत्तर का रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम की दिशाएं दिखाया गया है। प्रधान बिंदु, इससे वो प्रधान द्विबिंदु होता है। द्विबिंदु मतलब उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये इनके बीच में जो 4 दिशाएं हैं, इनके बीच में भी जो 4 दिशाएं खींची गई हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली रेखाओं को मदद से किसी भी स्थान के सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम ईस्ट में नहीं कहते ना, नॉर्थ ईस्ट बोलते, क्योंकि हमारा भारत पृथ्वी जब थोड़ी तिरछी झुकी हुई है, उस वजह से भारत को आप सीधी नक्शे में देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है वो ईस्ट में, बट जब आप पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है उसकी अपेक्षा में देखोगे तो वो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। ओके, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान और विद्यालय की दिशा। आप तो ये समझ गए होंगे कि क्या है। हम दिक दिक सूचक की सहायता से, दिक सूचक क्या है, ये है, ये दिक सूचक है। हाँ, ये दिक सूचक है, ठीक है, इसे ही दिक सूचक कहते हैं। तो दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसे पहले के समय में लोगों के पास वो दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था, रेगिस्तान या ऐसी जगह पर थे, तो नॉर्थ पोल के साउथ पोल में जो चुंबक का क्षेत्र होता था ना, तो उसमें एक घड़ी जैसे रहती थी, उसके बीच में एक चुंबक होता था, तो वो ही दिशा बताता था। वो दिक्सूचक ही होता था, उत्तर की दिशा बताता था कि जिधर चुंबक जा करके रुक जाए और घूमने लगे, मतलब वो उत्तर का दिशा है। तो यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसे चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा प्रतीक भी बनाया गया था, आप जैसे देख सकते हो कि ये इसका लाल लाल बनाया, ये लाल लाल जहां जाके रुक जाए वो उत्तर की दिशा है, ठीक है। और दूसरे साइड दक्षिण, ये हमेशा एक सिधाई पे रुकती थी, और जिधर की साइड इसका लाल वाला हिस्सा रहता था वो बता देता कि ये उत्तर की दिशा है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों और रंगों के चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी भी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, जब तक आप इन चिन्हों की सहायता, जैसे कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन और मीटर की लाइन है, रेलवे स्टेशन, ये आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी लाइन है, ये मीटर की लाइन है,
और ये रेलवे स्टेशन है। और पक्की और कच्ची सड़क, पक्की सड़क के लिए आपकी ऐसे दो लाइन, और कच्ची सड़क होगी तो उसके बीच में ब्रेक ब्रेक आ जाएगा। अब कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय, तो ऐसा होगा। राज्य होगा तो फिर वो ऐसा होगा। जिला होगा फिर एक राष्ट्र ऐसे होगा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये नदी का है, कुएं का गोल है, तालाब, नहर और पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। बस्ती और कब्रिस्तान, बस्ती ये है, कब्रिस्तान ये है। पेड़ और घास, बहुत इजी, आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। इनकी सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूल, क्योंकि जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि ये बस्ती है, ये छतरी है, ये पेड़ है, ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है। ये क्या, ये कच्ची सड़क जा रही है, ये मस्जिद है, ये पॉन्ड है, नदी है। तो ऐसे करके बहुत से कोई स्टेशन यहाँ पे लिखे हुए आकृतियां बनी रहती है। इसे रूढ़ प्राकृतिक कहते हैं। क्या प्राकृतिक कहते हैं? रूढ़ प्राकृतिक, प्रतीक, सॉरी, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे छूट गया, कभी पूछे जा सकता है कि रूढ़ प्रतीक क्या होता है। हम्म, ये, रूढ़ प्रतीक, जिसमें आप किसी चीज को प्रतीक के माध्यम से दिखाते हैं। जो भी नदी, सड़क, घर, विद्यालय, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम। कुछ रोड प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया, जो कि मैंने आपको लिखा है। विभिन्न रंगों का उपयोग से भी इस उद्देश्य से किया जाता है। एक उदाहरण के लिए, समानता नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को, और भूरे रंग का पर्वत, और पीले रंग की पठारों, हरा रंग का मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा मतलब याद होगा। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, हरे रंग का मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याद। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपको मित्र के अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है, जैसे कि एक रेखा चित्र, मानचित्र। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, मान लीजिए आप एक घर है, तो आप कह रही है मेरा घर है और मेरी फ्रेंड का घर उत्तर दक्षिण में है, या सॉरी ये दक्षिण पूरब होता है, तो आप कैसे कहना कि मैं पहले सीधे जाना, फिर वहां से लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, स- स- हाँ, वहां से सीधे जाना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, ये एक रास्ता बना बता रहे हैं ना, इसी को कहते हैं रेखांकित चित्रण। ठीक है। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने पर खींचा गया एक छोटे से क्षेत्र का। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उसे हम उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। खाका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े छोटे से क्षेत्र को बहुत बड़े से कागज पे दिखाना कि हाँ, एक जैसे कि मान लीजिए एक किसी चीज को, छोटे से एरिया को छोटे में भी दिखाया जा सकता है और उससे बहुत बड़े में कागज पे भी दिखाया जाता है, तो इसका खाका तैयार करना।
कि ये एयरपोर्ट है तो ये एयरपोर्ट पे कितना क्या क्या चीजें रहनी, हर एक चीज को स्पेसिफाई करना है चित्र बना करके, या उसको एक उसके कोई पीस या प्रोजेक्ट के रूप में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारा यहाँ पे ही ये फोर्थ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5 है।